नमस्कार दर्शकों, दूरदर्शन मध्य प्रदेश के कार्यक्रम विकास गाथा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रीकांत सोनी। हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में किस तरह से औद्योगिक विकास हो रहा है, विकास के नए कीर्तिमान रचे जा रहे हैं। विकास गाथा के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ये भी समझते हैं कि हमारा जो प्रदेश है वो किस तरह से निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में किस तरह से औद्योगिक विकास हो रहा है, क्या कुछ कीर्तिमान हमने रचे हैं। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजीव अग्रवाल जी, जो कि अध्यक्ष हैं एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रियल के मंडीदीप के, और साथ ही हम उनसे ये भी जानेंगे कि जो औद्योगिक विकास हो रहा है वो आज हम किस पायदान पर हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका दूरदर्शन मध्य प्रदेश के विकास गाथा के इस कार्यक्रम में। और पहला सवाल सर मैं आपसे यही पूछूंगा कि मध्य प्रदेश का जो औद्योगिक विकास है उसका सिनेरियो क्या है सर, उसी पर आप सबसे पहले प्रकाश डालिए। मैं ये कहूँगा कि पहले तो आप सबका धन्यवाद और दर्शकों को मेरा नमस्कार। मध्य प्रदेश ने नए नए कीर्तिमान रचने शुरू कर दिए हैं। बदलते परिदृश्य में आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश अपनी प्रेजेंस मार्क कर पा रहा है। कैसे? पहले मध्य प्रदेश का एक्सपोर्ट में देश के टोटल निर्यात में योगदान था 1.5%, जो कि बढ़कर अभी हो गया 2.8% पिछले 5 वर्ष में। और मुझे ऐसा अपार संभावनाएं दिखाई दे रही हैं कि इसी गति से चलते रहे तो अगले 3-4 वर्ष में हम 5% का योगदान कर रहे होंगे, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दूसरा, एग्रीकल्चर जो हमारा सेक्टर है, जहाँ की मध्य प्रदेश चूँकि एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, उसके बावजूद इतना एक्सपोर्ट कर पाना बड़ी बात है। पोर्ट नहीं है और सारा काम जो हो रहा है वो रोड ट्रांसपोर्ट से हो रहा है। दूसरा जो बदलता परिदृश्य जो हमने खुद महसूस किया है, जिसमें बड़ा परिवर्तन दिखाई दिया है, वो है नए नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित हो रहे हैं। वो नए नए औद्योगिक क्षेत्र कैसे स्थापित हो रहे हैं, वो ये देखकर स्थापित हो रहे हैं कि कहाँ पर हम प्रदेश के पूरे संसाधनों का सबसे बेहतरीन दोहन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप समझिए कि एग्रीकल्चर हमारा एक बहुत बड़ी ताकत है, चाहे वो हमारी वीट हो चाहे राइस हो। आपको जानकर हैरानी होगी कि मध्य प्रदेश के इंडस्ट्रियल एरिया मंडीदीप से चावल एक्सपोर्ट हो रहा है, यूरोप की कंट्रीज़ को हो रहा है। पूरी गल्फ का सबको मालूम था या अफ्रीकन कंट्रीज़ का मालूम था, और हर रोज़ एक रैक जा रहा है वहाँ से चावलों का। इसी तरह दलहन का बहुत बड़ा एक्सपोर्ट हो रहा है। अब एक नया इंडस्ट्रियल एरिया बनाए जा रहे हैं, जैसे टमाटर का बहुत ज़्यादा उत्पादन हो रहा है होशंगाबाद एरिया में, तो ये सोचा जा रहा है कि उसका कैसे दोहन करें। तामोट में प्लास्टिक पार्क का किया जाए। तो एक नई सोच, एक नई ऊर्जा ये है कि जहाँ जो चीज़ अवेलेबल है, जहाँ जिसका दोहन हो सकता है, जहाँ जिसका बेहतर इस्तेमाल करके बेहतर रोजगार सृजन और राजस्व सृजन हो सकता है, वहाँ पर उद्योग क्षेत्र डाला जाए। तो बदलते परिदृश्य में लगभग 18% की ग्रोथ आ रही है, जो कि अपने आप में बहुत ही स्वस्थ है और बहुत ही अच्छी है। बिल्कुल सर, आपने जो बताया कि 18% की ग्रोथ मध्य प्रदेश में हुई है और ये काफ़ी बेहतर है। आप ये भी मानेंगे कि जो सोच है उसका जो परिवर्तन हो रहा है, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमारे जो युवा हैं वो आत्मनिर्भर बने और नौकरी करने वाले नहीं, वो उद्योग स्थापित करें, दूसरों को रोजगार दें। तो ये जो बदलाव आया है सर, इसे आप किस तरह से देखते हैं? श्री जी, मैं आपको ये कहता हूँ कि मुझे इस बात की बड़ी खुशी है, क्योंकि मैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में भी बहुत सारे मोड पर जाता हूँ और पढ़ाने भी जाता हूँ। युवाओं में एक नया परिवर्तन सोच का आया है। वो सोच का परिवर्तन ये आया है कि हमें अपना काम करना है, किसी की नौकरी नहीं करनी है। और ये देखिए, जब मैं उनसे कहता हूँ कि आपसे भी कहता हूँ कि जब आप अपना उद्योग स्थापित करते हैं तो ईश्वर की इच्छा पूरा करते हैं। ईश्वर ने जब ये दुनिया बनाई थी तो उसकी मंशा नहीं थी कि कोई भी किसी का नौकर बने। सब अपना शिकार करते थे, अपना पेट भरते थे। बदलते वक्त के साथ ये सब चीज़ें हो गई, लेकिन अब सबको समझ आ गया है कि आज की तारीख में अपना उद्योग लगाने से आपको बहुत सारे फायदे हैं। आप नए नित नए सोच कर सकते हैं, नवाचार कर सकते हैं, अधिक कमा सकते हैं। और मुझे लगता है कि शायद एक बात जो उद्योग लगाने में निश्चित रूप से या अपना उद्यम करने में निश्चित रूप से है, वो यह है कि दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा शख्स अपनी नौकरी अपने बेटे को नहीं दे सकता, लेकिन उद्यम तो निश्चित रूप से अपनी अगली पीढ़ी को आप दे सकते हैं। बात आपने कही सर। जी सर, यही सवाल, इसी बात को मैं आगे ले जाऊंगा कि उद्योग स्थापित करने के लिए युवा आगे तो आते ही हैं, लेकिन कई चुनौतियां भी होती हैं सर। तो वो चुनौतियां कौन सी है और वो उसे किस तरह से पार करें, वो भी आप सर बताइए युवाओं को। ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा श्री जी, मेरे मन का सवाल है। मैं कहता हूँ सबसे पहली चीज़ क्या चाहिए, आपको ये पता हो कि आप किस चीज़ को बनाना चाहते हैं, क्या चीज़ है जो बिकेगी, क्या चीज़ है जो आपकी जेब में पैसे डालेगी, क्या चीज़ है वो लोग जो आपके साथ जुड़े हुए हैं उनकी जेब में धन पहुँच पाएगा। तो सबसे बड़ी सोच पहली ये है कि क्या करें। मान लीजिए आपने किसी ने बता दिया, आपको समझ आ गया, कोई आइडिया आपके पास आ गया,
दूसरी बड़ी चिंता ये होती है कि पैसा कहाँ से आएगा। जी। तो अब बदलते परिदृश्यों में बहुत सारा सरकार का बहुत बड़ा सहयोग है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा एक स्टार्टअप कीजिए, नए उद्योग लगाइए, अपना काम शुरू कीजिए, तो उन्होंने सिर्फ कहा ही नहीं, उसके लिए एक भूमि बना कर दी उनको, जिसमें उनको आर्थिक स्वावलंबनता बन सके, सरकार से पैसे मिल सके। प्रधानमंत्री रोजगार योजनाएं आई हैं, मुख्यमंत्री रोजगार निवेश योजनाएं हैं, नवाचार योजनाएं हैं, स्टार्टअप पॉलिसीज आई हैं, केंद्र की आई हैं, प्रदेश की आई हैं, जहाँ इन युवाओं को बहुत सारा ज्ञान भी मिलता है और धन भी मिलता है अगर आपके पास एक अच्छा आइडिया है। जी सर, बात करेंगे आर्थिक राजधानी की इंदौर की, जहां पर सबसे ज्यादा स्टार्टअप हैं जी। वहां पर युवा नए नए नवाचार कर रहे हैं और फूड सेक्टर में तो इंदौर सर फेमस है ही। तो इंदौर के बारे में, इंदौर के औद्योगिक दृष्टि के बारे में सर आप क्या कहेंगे? देखिए, किसी भी प्रदेश में हमेशा ऐसा होता है कि कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर बहुत सारी पहले से भौगोलिक परिस्थितियां या औद्योगिक परिस्थितियां होती हैं, जहां पर कि एक वातावरण होता है जहां ये सब हो पाता है। तो आप मानेंगे उसे मिनी बॉम्बे कहा था, जाता रहा किसी जमाने में इंदौर को। तो वहाँ पे ऐसी संभावनाएं बच्चों को मिलती गई और उन्होंने बहुत अच्छा काम भी कर लिया। इंदौर में संभावना इसलिए भी बढ़ती गई कि वहाँ आप समझिए एक पूरा इकोसिस्टम है। किसी भी उद्योग के लिए क्या क्या चाहिए, आपको एक अच्छा ट्रांसपोर्ट चाहिए जो कि मंडीदीप में है, हाईवे से लगे हुए नगर चाहिए जो कि इंदौर है, वहाँ पर ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ होनी चाहिए जो कि इंदौर में है। तो वो सारी संभावनाएं लोगों को मिलती गई और इसलिए वहाँ पर एक पूरा इकोसिस्टम बन गया और वहाँ से बहुत सारे नए नए स्टार्टअप निकल आए। लेकिन मैं साथ ही ये कहूँगा, भोपाल और अन्य नगर भी पीछे नहीं हैं, निश्चित रूप से तेजी से आगे आ रहे हैं और बहुत अच्छी संभावना है कि आने वाले दिनों में यहाँ के बच्चे और आगे निकल जाए। जी सर, हम ग्वालियर की बात करेंगे, जबलपुर की भी बात करेंगे। यहाँ पर आप किस तरह का देख रहे हैं सर कि सिनेरियो किस तरह का यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलप हो रही है? और साथ ही हम अगर बात करें तो रीवा, वहाँ पर इससे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने 50,000 करोड़ की जो पेट्रोकेमिकल्स कंपनी उसका भी लोकार्पण किया था। तो इससे न केवल रोजगार बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो रही है सर। बिल्कुल ठीक है, आपने बहुत अच्छी बात कही जी। किसी भी प्रदेश की या किसी भी शहर की या किसी भी देश की बात इस बात से तय होती है कि वो कितना सृजन करते हैं। देखिए, पेड़ को पहचाना जाता है उसके उत्पादन से, फसल खेत को जाना जाता है उसकी फसल से, कोयल को उसकी कूक से और किसी भी प्रदेश को उसके संसाधनों से जी। तो मध्य प्रदेश के जो बेहतरीन संसाधन है उसमें रीवा के जो संसाधन थे वहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ किया। भोपाल में जो हो रहा है मैं आपको उसका निश्चित रूप से बता सकता हूँ कि एक पूरा रोजगार सृजन परक कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन अब उन बच्चों से जो रोजगार सृजन में लगे हुए थे वो आजकल रोजगार सृजन देने लगे, रोजगार देने लगे हैं। तो यहाँ पर ये हो रहा है कि एग्रीकल्चर बेस, टेक्नोलॉजी का बेस और एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का समावेश, ड्रोन टेक्नोलॉजी पर बहुत सारे बच्चे काम कर रहे हैं। यहाँ पर उनकी फसलों के पकने की जो अवस्था अलग अलग है उसको चेक करने के बन रहे हैं, बचाने के, पर एकड़ उत्पादन बढ़ाने के, तो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज का काम हो रहा है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में बहुत भविष्य उज्जवल है बच्चों का। जी सर, जब भी हम औद्योगिक विकास की बात करते हैं तो उसका जो बेस है, हमारे पास बेहतर सड़कें हों, हमारे पास एक अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो, तो ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये दोनों चीज़ों के साथ साथ और जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो क्या है और मध्य प्रदेश में उनके विकास को आप किस तरह से देखते हैं? मैं ये कहता हूँ कि देखिए, कुछ औद्योगिक क्षेत्र मध्य प्रदेश में बहुत शानदार है जहाँ की बहुत सारा काम हो रहा है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि क्या चाहिए किसी भी औद्योगिक क्षेत्र को या किसी उद्योग को सफल होने के लिए। बेहतरीन रेल ट्रांसपोर्टेशन हो, बेहतरीन सड़क से परिवहन की व्यवस्था हो, वहाँ पर बेहतरीन इकोसिस्टम हो जहाँ उनको बच्चे या जो उनको कारीगर चाहिए या जो कार्यकर्ता चाहिए वो मिल पाए, पर्याप्त बिजली हो, पानी के संसाधन अच्छे हों और सबसे बड़ी बात ये है कि आगे बढ़ने का स्कोप हो। कुछ औद्योगिक क्षेत्रों में इकोसिस्टम की थोड़ी सी ज़रूरत है जहाँ से कि वो और तेज़ी से आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि उसके बिना उद्योग चल नहीं पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, या तो मार्केट पास हो या जो उसका कच्चा माल हो वहाँ आसपास मिलता हो। तो ये मेजर चीज़ है। बिल्कुल सर, हमने मंडीदीप की बात भी हम करेंगे क्योंकि हमने वहाँ देखा है कि वहाँ पर कई सारी इंडस्ट्रियल पूरा एरिया है, वो फैक्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे खिलौने बन रहे हैं, वहाँ पे स्टील के बर्तन बन रहे हैं। तो ये मंडीदीप में अपने आप में किस तरह से सर एक बदलाव आया और कैसे वो आगे बढ़ा, वहाँ के भी विकास की कहानी हम आपसे जानना चाहेंगे। मैं साक्षी हूँ और मुझे गर्व है कि मैं मंडीदीप के बारे में आपको ये सब बता पा रहा हूँ। मंडीदीप क्षेत्र लगभग 80,000 करोड़ से अधिक की अभी वार्षिक टर्नओवर कर रहा है, जिसमें लगभग 60,000 लोग
प्रत्यक्ष रूप से रोजगार में लगे हुए हैं, 2 लाख लोग अलग से लगे हुए हैं। और आपने बड़ी अभी मजे की बात कही जो बहुत लोगों को मालूम नहीं है, कुछ लोग औद्योगिक क्षेत्रों पर एक लेबल लग जाता है कि इंजीनियरिंग का है, ये फूड का है, लेकिन मंडीदीप का औद्योगिक क्षेत्र ऐसा है जहाँ खिलौने बन रहे हैं, बर्तन बन रहे हैं, सैनिटरी पैड बन रहे हैं, एलोपैथिक आयुर्वेदिक दवाइयाँ बन रही हैं, ट्रैक्टर बन रहे हैं, गद्दे बन रहे हैं, पैकेजिंग मटेरियल बन रहा है, कपड़ा बन रहा है, धागा बन रहा है, डेनिम बन रहा है। तो अद्भुत काम हुआ है वहाँ पर। और जिस तरह से ग्रोथ आई, और मैं आपको बता रहा हूँ एक्सपोर्ट हमने बढ़ाते बढ़ाते 5 साल में दुगने से अधिक किया मंडीदीप से, और मुझे लग रहा है अगले 5 साल में ये और 2 गुना बढ़ जाए, मतलब पिछले 10 साल में 4 गुना बढ़ जाएगा। बिल्कुल, और यही मध्य प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करेगा सर। जी सर, आने वाले समय में आप इंडस्ट्रियल क्षेत्र में क्या बदलाव देखते हैं और जो होना चाहिए? मैं अक्सर देशों विदेशों में गया हूँ, और जो एक बड़ी चिंता तो नहीं मैं कहूँगा, एक बड़ी ज़रूरत है उद्योग क्षेत्रों की, वो ये है कि वहाँ पर हर औद्योगिक क्षेत्र में एक अच्छा कन्वेंशन सेंटर हो, जहाँ पर उनकी निजी ज़रूरतें या छोटी ज़रूरतें हैं आने वाले मेहमानों को ठहराया जा सके। वहाँ कुछ अच्छी हाउसिंग फैसिलिटी हो उन वर्कर्स के लिए जो उन उद्योगों में काम करते हैं, कॉलोनीज हो, और उनके बच्चों के लिए कुछ शिक्षा के प्रबंध हो। ये छोटी छोटी 2-3 चीज़ें आवश्यक रूप से किए जाने जरूरी हैं, तो उससे एक बेहतर औद्योगिक वातावरण बनेगा, अच्छे कार्यकर्ता मिलेंगे, और जो वास्तविक में अभी जो स्थितियां हैं उससे और बेहतर हो पाएंगी। जी सर, आप हमें जो प्रमुख योजनाएं हैं उनके बारे में भी बताइए। जो युवा जो उद्योग स्थापित करना चाहते हैं उनको मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की किन योजनाओं से मदद मिल सकती है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इससे अच्छा बेहतर वक्त कभी भी रोजगार शुरू करने के लिए था नहीं। ये मैं अनुभव से कह रहा हूँ, 42 साल हो गए मुझे उद्योग लगाए हुए। ये इतना सुंदर वक्त है, इतना सहायक वक्त है, कभी नहीं। समझिए, नए बच्चों के लिए जो स्टार्टअप करना चाहते हैं, जो कि आजकल एक कल्चर चल गई है, बड़ी ज़बरदस्त पॉलिसीज़ आई हैं मध्य प्रदेश सरकार की, केंद्र की भी। मध्य प्रदेश सरकार ने तो अभी स्टार्टअप नीति 2022 भी लागू कर दी है। बिल्कुल सर। और उसमें देखिए, मध्य प्रदेश में अभी तक रजिस्टर्ड स्टार्टअप थे 1900, लेकिन खूबी की बात है कि उसमें से 800 महिला स्टार्टअप है, लगभग आधे। सरकार ने ये पॉलिसी इसलिए निकाली है कि आने वाले 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर ये स्टार्टअप दुगने हो पाए और 200% से अधिक इनमें ग्रोथ आ जाए। तो आप समझिए क्या क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, इंक्यूबेशन सेंटर्स खड़े किए हैं। इंक्यूबेशन सेंटर को एक इवेंट के लिए 5 लाख रुपए मिल रहे हैं एक प्रोडक्ट के लिए। महिला का अगर स्टार्टअप है तो उसके लिए 20% और अधिक मिल रहा है। 25 एम्प्लॉयज़ हैं तो उनकी 5,000 रुपये तक की तनख्वाह जो है वो सरकार दे रही है। तो बहुत सारे नवाचार के लिए इनोवेशन पॉलिसी आ गई है, जिसमें आपको इनोवेशन करने पर बहुत सारा पैसा मिलता है। एक्सपो में आप लगाना चाहते हैं तो उसके लिए सब्सिडी मिलती है, आने जाने के लिए सब्सिडी मिलती है। मैं दिल से कह रहा हूँ कि युवाओं को इससे बेहतर वक्त ना था ना है, और मुझे पता नहीं आगे होगा या नहीं, हो सकता है इससे बेहतर हो, लेकिन आज की तारीख में सर्वोत्तम समय है। बिल्कुल सर, महिलाओं का आपने जिक्र किया, तो हम देख रहे हैं कि दीदी कैफे आज आ गया है और कई भी स्टार्टअप एमपी में चल रहे हैं। तो महिलाओं के लिए ये जो वक्त है खुद आगे आने का और कुछ करने का, ये कितना इम्पोर्टेंट आप इसे मानते हैं? महिलाएं उस पूरे परिदृश्य से अलग नहीं है जिसकी हमने जी अभी बात की। बदलता वातावरण उनको भी वैसा ही असर डाल रहा है जब है डर। दूसरा, लेकिन बड़ा फर्क इसलिए पड़ा है कि महिलाओं की शिक्षाओं की प्रतिशत बहुत बढ़ गई है। आप इंस्टीट्यूशंस में, ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत सारी महिलाओं को देख पा रहे हैं जो पहले नहीं थी। अब ये पढ़े लिखी युवा महिलाएं क्या कर रही हैं, ये नए नए रास्ते सोच रही हैं, नए नए ढंग सोच रही हैं। आपने अभी एक जिक्र किया, अभी ये मैं एक महिला से मिला 2 दिन पहले, वो एक किराना स्टोर चला रही हैं ऑनलाइन। एक महिला से मिला जो महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए ऑनलाइन सेवा दे रही है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि शायद मध्य प्रदेश का दूसरा, महिला सुरक्षा के मामले में मध्य प्रदेश का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, कुछ प्रदेशों से आप मानेंगे। तो महिलाओं के लिए तो मैं कहता हूँ बेहतरीन, सबसे जगह बेहतर जगह आइए, भोपाल आइए, हमारे पास आइए, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। सरकार तत्पर है और बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध है, इससे बेहतर हो नहीं सकता। बिल्कुल सर, एक सवाल और है, सफल औद्योगिक इकाइयों को संचालित करने के क्या पैरामीटर्स होते हैं सर? हाँ, मैं कहता हूँ सफलता का पैमाना किसी भी औद्योगिक कमाई का सिर्फ ये नहीं है कि वो पैसा कमाए। पैसा कमाना तो जरूरी है, उस कमाए गए पैसे का इस्तेमाल क्या हो रहा है, पहला उसको कमाने के प्रयास में क्या जो लोग वहाँ काम कर रहे थे उनके स्वास्थ्य का, उनका शिक्षा का पूरा ख्याल रखा गया। किसी भी उद्योग में ये तो लिखा जाता है बैलेंस शीट में कि क्या नफ़ा हुआ, क्या नुकसान हुआ, क्या खरीदा, क्या बेचा। ये नहीं लिखा जाता कि जो धुआं छोड़ा उससे वातावरण का कितना नुकसान हुआ, पानी का कितना दोहन हुआ, धरती का कितना दोहन हुआ। मैं चाहता हूँ एक अच्छे औद्योगिक क्षेत्र के पैमाने जो हैं वो मुनाफा कमाना तो है, मुनाफा कमाना तो है। दूसरा ये है कि वो जो काम करने वाले लोग और उनके परिवार, उनका भी पूरा ध्यान रखा जाए,
उनके बच्चों की शिक्षा का ध्यान रखा जाए, वो आसपास जो हमारे समाज है, जो वातावरण है, जो धरती है, जो हवा है, जो पानी है, उसके भी ध्यान रखा जाए। सस्टेनेबिलिटी पर बहुत सारा काम किया जाए ताकि आने वाली पीढ़ियों को हम एक बेहतर धरती, एक बेहतर ज़मीन देकर जा सके। बिल्कुल सर, विकास की दृष्टि से हम देखें, औद्योगिक विकास और इंडस्ट्रियल विकास की दृष्टि से, तो मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश का मालवा, इंदौर अपने आप में है ही, लेकिन अब बुंदेलखंड भी सर नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। तो वहाँ बुंदेलखंड में आप क्या देखेंगे सर? इंडस्ट्रियल और जो औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित हो रही है, किस तरह से बुंदेलखंड विकास की दौड़ में आगे बढ़ेगा? विकास की दौड़ में बुंदेलखंड पीछे रहने वाला, मैं आपको बताऊं, कोई भी रहने वाले नहीं। जो ये दौड़ शुरू हुई है इसमें सब जीतने वाले हैं। ये थोड़ा जरूर है, कोई पहले पहुंच जाएगा, कोई थोड़ा देर पहुंचेगा। बघेलखंड हो, बुंदेलखंड हो, भोपाल हो, कोई पीछे रहने वाला नहीं है। लेकिन आपने जिस प्रदेश जगह की बात करी, वहाँ पर सबसे बड़ा लोगों को जागरूक हुए, उनको ये समझ आया कि जहाँ यहाँ संपदा है, एक खरीज का बहुत बड़ा काम वहाँ शुरू हुआ है, प्रोसेसिंग का बहुत बड़ा काम शुरू है, जो कि अभी तक लोगों को शायद नहीं समझ आ रहा था। और एक पूरा नया इकोसिस्टम खड़ा हो गया है, जो कि मुझे लगता है कि वहाँ की वर्तमान पीढ़ी भी और आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर जीवन यापन के साधन देगी। जी सर, इंडस्ट्री की हम चर्चा करेंगे। कई बार ऐसा होता है कुछ चैलेंजेस के कारण वो इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर पाती है या बंद हो जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाता है? क्योंकि सर आप अध्यक्ष हैं, किस तरह की मदद दी जाती है और सरकार की तरफ से वो किस तरह से मदद ले सकते हैं और उसको वापस ग्रो कर सकते हैं? क्या बात है, बहुत अच्छा सवाल पूछा शीत भैया आपने। एक मेजर चैलेंज जो था, एक मेजर समस्या जिस पे सरकार ने अभी काम किया है पिछले कुछ एक साल में, और हम भी लगे हुए और मेरे को लगता है अगले एक वर्ष में हो जाए, वो है एग्जिट पॉलिसी। उद्योगों में एग्जिट पॉलिसी अभी तक नहीं थी। कुछ एक साल पहले तक एक एग्जिट पॉलिसी, देखिए जब एक बंद उद्योग भैया शुरू होता है तो क्या होता है, एक तो वो फंसी हुई जमीन का इस्तेमाल होता है, बैंक का फंसा हुआ पैसा निकलता है, रोजगार सृजन होता है, प्रोडक्शन होती है, तो सरकार को रेवेन्यू मिलता है। तो आपने बहुत ही सही बात कही कि ये तो ठीक है कि हम नए उद्योग लगाएं, लेकिन ये भी जरूरी है कि जो किसी कारणवश रुग्ण हो गए हैं या बंद हो गए हैं, उनके रिवाइवल के पॉलिसी बनाई जाए, उसके लिए उनको मौके दिए जाएं, उनके जो संसाधन है उनका दोहन किया जा सके। क्योंकि सर समय एक सा नहीं रहता। हाँ बिल्कुल ठीक है, बहुत सारी हजारों वजह से उद्योग बंद हो जाते हैं, लेकिन ये भी संभव है कि कोई भी ऐसा बंद उद्योग है, अगर उसे खड़ा करते हैं तो उसमें सबका फायदा है, सबका भला है। जी बिल्कुल। यहाँ दर्शकों हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम विकास गाथा के इस प्रोग्राम में चर्चा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में किस तरह से औद्योगिक और इंडस्ट्रियल विकास हुआ है। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर राजीव अग्रवाल जी। सर अब मैं आपसे ये भी समझना चाहता हूं कि जो उद्योग स्थापित नए करना चाह रहे हैं, जो युवा हैं, क्योंकि 12 के बाद से ही आप उनको किस तरह का मार्गदर्शन प्रदान करेंगे कि उन्हें नौकरी करना है या फिर उन्होंने उद्योग स्थापित करना है, तो वो किस तरह से माइंडसेट हो, उनकी क्या काउंसलिंग भी की जा रही है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं जब अध्यक्ष बना तो लोग कहने लगे कि यार बच्चे नहीं मिलते, तो मैंने कहा उद्योगों ने उसमें क्या रोल किया, हमारी भी जिम्मेवारी है उस समाज के प्रति जहाँ बच्चे रह रहे हैं। तो आप तो कह रहे हैं 12वीं से, मैं कहता हूँ बच्चों को 9वीं या 10वीं कक्षा में इस बात के लिए प्रेरित किया जाए कि वो अपने खर्चे उठाने के सक्षम बन बने। और 9वीं 10वीं में नौकरी तो कोई देगा नहीं, तो जाहिर बात है वो ये कोशिश करेंगे कुछ ऐसा उद्यम करें या कुछ ऐसा प्रकल्प करें जिससे वो कमा पाए। आप कुछ एग्जांपल सर बता सकते हैं ताकि दूसरे भी प्रेरणा ले? मैंने अभी एक किराना जिक्र किया, मैंने अभी देखा एक यूनिवर्सिटी में, बिल्कुल ताज़ा उदाहरण बताता हूँ। एक यूनिवर्सिटी में वहाँ गया, वहाँ छुट्टियाँ हुई, तो वहाँ पर बच्चों को, यूनिवर्सिटी थोड़ी शहर से दूर है, तो बच्चों को आने जाने में, स्टेशन आने जाने में दिक्कत हो रही थी, तो गाड़ी कम मिलती, टैक्सी, तो उन्होंने एक ऐप बना लिया। उस ऐप पे 5 रुपये फीस लेकर सब बच्चों का एक ग्रुप बन जाता था, 5 बच्चे मिलकर एक टैक्सी या एक बस करके जा पा रहे थे। तो ये इस तरह की जब सोच काम करना शुरू करती है, जब आप समस्याओं में हल ढूंढने शुरू करते हैं, जब समस्याओं में आप मौके देखना शुरू करते हैं, और अगर ऐसी ही सोच हम 9वीं 10वीं से बच्चों में डेवलप करना शुरू करेंगे तो बहुत। एक छोटी सी जगह मंडीदीप, वहाँ की स्कूल की बच्चियों ने एक स्कूल में काम शुरू किया कि जहाँ वो घर की बेकार चीज़ों को लाकर ऑक्शन करके बेचती है।
अब ये देखिए, ये बहुत बेहतरीन ढंग हो गया है कि लोगों में सोच हो कि यार पैसे कमाए जाएं, उद्योग लगाया जाए, चीज़ों का बेहतर इस्तेमाल किया यानी जाए। कि सर अभावों में ही प्रतिभा निकलती है, क्योंकि एक एग्जांपल भी है सर, जब कोविड काल आया था तो हमने वो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर ली, शायद हमें 5-10 साल और लग जाते, लेकिन उन वर्चुअली सारी चीज़ें हो गई, आपके जूम पे इंटरव्यू होने लगे। तो कई सारी चीज़ें हैं कि सर अगर आपके पास अभाव है, लेकिन अगर आपके पास आइडिया है तो उसको आप आगे लाइए इम्प्लीमेंट करने के लिए। जैसा कि आप बता ही रहे हैं कि कई पॉलिसीज़ है, आप खुद भी सर मोटिवेशनल उनको बच्चों को बताते हैं और चीज़ें आगे लाने के लिए उन्हें प्रेरित करते हैं। मेरा तो ये कहना है बच्चों को, श्री जी, मैं इस मंच से, इस माध्यम से कहता हूँ कि आइए हम सारे उद्योगपति भी आपकी सहायता करने के लिए तैयार हैं, नौकर बनाने के लिए नहीं। आप मुझ तक पहुँचिए, जनसंपर्क वाले मुझसे पहुँच सकते हैं, नेट पर ढूंढिए, हमारे एसोसिएशन की पूरी डिटेल्स सभी एसोसिएशन की होगी। हाँ, हमारी एसोसिएशन है एसोसिएशन ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज मंडीदीप, मैं अध्यक्ष हूँ। आप कभी भी एसोसिएशन ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज मंडीदीप की साइट पर जाएंगे तो वहाँ पर मेरा नाम, बाकी लोगों के नाम मिलेंगे। मैं आपसे वायदा करता हूँ, मैं ही नहीं, वहाँ बैठे हुए सारे उद्योगपति, आपको कोई प्रोटोटाइप बनवाना है, आपको कोई सैंपल बनाना है, आपको फाइनेंशियल गाइडेंस चाहिए, टेक्निकल गाइडेंस चाहिए, हम सब आपको देने के लिए तत्पर है। हम नहीं चाहते कि आप आकर हमारे यहाँ नौकरी करें, हम चाहते हैं कि आप हमारे बराबर खड़े हो, हमसे बेहतर और बड़ा उद्योग लगाएं। बिल्कुल। और सर, जैसा कि हर हाथ रोजगार होगा तभी मध्य प्रदेश आगे बढ़ेगा, और आत्मनिर्भर की जो संकल्प है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, वो तभी साकार होगा। तो हम आत्मनिर्भर कैसे बने, इस पर क्या काम करना है, जो चैलेंजेस हैं वो उन्हें दूर करना है। आप क्या संदेश देंगे सर युवाओं को, और जो भी सर उद्योग के क्षेत्र से जुड़े हैं, औद्योगिक इकाइयों के संचालकों को आप क्या कहना चाहेंगे? आपके सवाल के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है कि युवाओं को मैं क्या कहूँगा। मैं ये कहूँगा कि आप जहाँ हैं, जिस प्रदेश में, जिस शहर में, जिस कस्बे हैं, वहाँ मौके ढूंढिए। मौके हैं। हमने एक कार्यक्रम किया था, गांव के कुछ बच्चे बुलवाए, उनको कहा जाइए शहर में नौकरी ढूंढिए। वो 2 दिन धक्के खाते रहे, परेशान हो गया, मिला भी तो बहुत छोटा। 1 हफ्ता छोटे कमरे में पड़े रहे, उनको समझ आ गया कि हमारी वहाँ की जिंदगी बेहतर। बिल्कुल सर, इसी एक क्वेश्चन इसी पे है सर मेरा, कि ग्रामीण विकास की अगर आपने बात करी तो सर क्या जो गाँव में युवा हैं, कई बार होता है कि उनको उद्योग लगाना है तो वो ये सोचते हैं कि हम शहर जाएंगे तभी कर पाएंगे, तो आप क्या सर मार्गदर्शन प्रदान करेंगे कि वो गांव में रहकर ही उद्योगपति बन सकें? यही मैं कहना चाहता हूँ। तो हमने उस प्रोग्राम का प्रोग्राम रखा था हेड हेल्ड हाई, सिर ऊंचा उठाकर चलिए। आप गांव के हैं, इसकी वजह से आपको कुछ सोच के शर्माने की या ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मेरे पास मौके नहीं है। आप देखिए आपके आसपास बहुत सारे मौके हैं। हमने कुछ बच्चों को समझाया तो उन्होंने मिल्क चिलिंग प्लांट डाला, कुछ ने मिल्क प्रोडक्ट्स का डाला, कुछ ने अपनी फसलों से बनाना शुरू करा, प्रोडक्ट बनाकर बेचने शुरू करे, पैक करके बेचने शुरू करे, गुड़ पैक करके बेचना शुरू करा। मेरा सिर्फ ये कहना है, सिर्फ वो सोच बनाइए जो हर जगह मौके ढूंढ पे। मौके निश्चित रूप से हैं। जो आप शहर में आकर मौके ढूंढ रहे हैं शायद उनमें दिक्कत है, लेकिन आप जहां बैठे हैं वहां बैठकर ढूंढेंगे, आपको बेहतर मौके मिलेंगे और आप बेहतर काम कर पाएंगे। जी बिल्कुल सर, औद्योगिक और इंडस्ट्रियल को लेकर आप कई बार बच्चों से तो कहते ही हैं, लेकिन सर एक आखिरी सवाल है, अभिभावकों से आप क्या कहना चाहेंगे उनके? हाँ अभिभावकों से ये कहूँगा कि आपके बच्चे आपको दिया गया ईश्वर का वरदान है और ईश्वर की दी हुई कृपा है, और आप उन बच्चों के साथ क्या करते हैं, ये आपको दिया गया, ईश्वर को दिया गया प्रतिफल है। आप उनको मौके दीजिए। देखिए फूल तो जंगल में भी खुलेगा और फूल आपके बागीचे में भी खिलेगा, आप उसको मौका तो दीजिए। उसके सपनों को दबाइए मत। वो सब मत कहिए कि जितनी चादर उतने पैर पसारो, बल्कि ये कहिए अपने बच्चों से कि बेटा पैर पसारो, चादर छोटी पड़े तो नई लेकर आओ। ये मत कहिए कि संतोषी जी बनिए, ये कहिए कि असंतुष्ट रहिए और चीज़ों को और बेहतर करने की कोशिश कीजिए। उनको बड़े सपने देखने दीजिए, उनके सपनों को पंख लगाइए, उनको एनकरेज कीजिए कि जो वो करना चाहते हैं उसको वो दिल से कर पाए। और आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और जब आप ये करेंगे, ना सिर्फ आप अपने परिवार का, अपने बच्चों का भला करेंगे, इस समाज का भला करेंगे, इस प्रदेश का भला करेंगे, इस देश का भला करेंगे। ये आपको एक दिन बहुत प्राउड करेंगे। आपके पास हीरे हैं, इन्हें सही तरह से तराशने दीजिए, खुद को तराश लेंगे। बिल्कुल, और तभी मध्य प्रदेश और देश को हमारे जो युवा हैं वो गौरवान्वित करेंगे, यही कहना है सर का। तो मध्य प्रदेश में औद्योगिक दृष्टि से हमने बात की और इंडस्ट्रियल को भी देखा, किस तरह से विकास के पथ पर मध्य प्रदेश निरंतर आगे बढ़ रहा है और यहाँ पर युवाओं को पंख भी मिल रहे हैं, वो अपनी उड़ान उड़ रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की संकल्पना को साकार कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव सर, आपने दूरदर्शन मध्य प्रदेश के कार्यक्रम विकास गाथा के लिए वक्त निकाला। दर्शकों, विकास गाथा के इस प्रोग्राम में इतना ही। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।